नमस्कार, मैं अन्नू कपूर गानों की इस महफिल में, अफसानों की इस सभा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस शो में, इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। धन्यवाद। सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर आज जो किस्से कहानियां मैं लेकर आया हूं, उनकी एक झलक। आज मैं आपको बताऊंगा उस हीरोइन के बारे में जिसे उसका स्क्रीन नाम देने के लिए उस जमाने में अखबारों के माध्यम से लोगों से सजेशंस मांगे गए थे, वोटिंग हुई थी, और जिस नाम को सबसे ज्यादा वोट मिले थे वही नाम उस हीरोइन को दे दिया गया। आज ही मैं बताऊंगा उस लेखक के बारे में जिसे स्वतंत्रता सेनानियों पर उपन्यास लिखने के जुर्म में नौकरी से हटा दिया गया था। उसने तब यह प्रण लिया कि जिस लेखन के कारण उसकी नौकरी गई है, उसी लेखन कार्य से वो एक दिन अपना नाम कमाएगा। कौन था वो, पता चलेगा आज। साथ ही आज मैं ये राज भी खोलूंगा कि लता जी की आवाज में गाया गीत, वो लेजेंडरी गीत ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, ये गीत पहले आशा भोसले गाने वाली थी, मगर उन्होंने इस गीत को गाने से क्यों मना कर दिया, ये सब जानेंगे आज की महफिल में। महफिल की शुरुआत करते हैं एक 12 साल की बच्ची की कहानी से, जिसने मधुबाला की एक फिल्म से इंस्पायर्ड होकर नकली तलवार से तलवारबाजी करनी शुरू कर दी। और एक दिन उसे तलवार चलाते हुए एक प्रोड्यूसर ने देख लिया। प्रोड्यूसर साहब इंप्रेस हो गए, इस बच्ची को एक फिल्म ऑफर कर दी। आप ताज्जुब करेंगे कि इस बच्ची को उसका स्क्रीन नाम देने के लिए अखबारों के माध्यम से लोगों से सजेशंस मांगे गए। यानी कि अखबारों में इश्तिहार दिए गए, एडवर्टाइजमेंट्स दिए गए कि भैया एक बच्ची है, आप बताइए, हीरोइन ले ली गई है, आप उसके नाम सजेस्ट कीजिए। वोटिंग हुई और फिर इस बच्ची को मिल गया उसका स्क्रीन नाम। ये बच्ची थी दोस्तों, तुम सा नहीं देखा, गूंज उठी शहनाई जैसी हिट फिल्मों की हीरोइन अमिता। ये सब कैसे हुआ, गौर से सुनिएगा। बात उन दिनों की है जब 1951 में मधुबाला और प्रेमनाथ की एक फिल्म आई, बादल। शंकर जयकिशन का म्यूजिक था और इस फिल्म में मधुबाला ने तलवार भी चलाई थी। मुंबई में रहने वाली एक बच्ची जिसका नाम था कमर सुल्ताना, इस बच्ची ने फिल्म देखी और वो जबरदस्त फैन हो गई मधुबाला की। इस फिल्म बादल में मधुबाला की तलवारबाजी ने 12 साल की इस कमर सुल्ताना को इतना प्रभावित कर दिया कि वो मैडली जब भी वक्त मिलता, दीवानों की तरह वो खिलौनों की तलवार से तलवारबाजी का खेल खेलने लगती। और खेलते खेलते जाहिर है कि वो अपने आप को इमेजिन करती थी कि जैसे वो बादल फिल्म की हीरोइन मधुबाला हो। एक रोज वो घर से बाहर इसी तरह तलवारबाजी के पैंतरे घुमा रही थी और तभी उधर से उस जमाने के मशहूर निर्माता निर्देशक लेखराज भाकरी का गुजरना हुआ। भाकरी साहब की नजर उस बच्ची पर पड़ी। पहली ही नजर में वो बच्ची भाकरी साहब को इतनी भा गई कि उन्होंने गाड़ी रोकी और फाइनली वो पहुंच गए उस बच्ची के घर। बच्ची के पेरेंट्स से मिले और ये इच्छा जाहिर की कि भाई मैं चाहता हूं कि ये बच्ची फिल्मों में काम करे, मैं इसे लेना चाहता हूं अपनी फिल्म में। मामला बन गया, इजाजत मिल गई। वो फिल्म थी 1953 में बनी ठोकर, जिसमें कमर सुल्ताना को एक फिल्मी नाम यानी जो स्क्रीन नेम होता है दिया गया और ये नाम था जय जयवंती। उन्हें जो अगली फिल्म मिली वो थी 1953 में ही बनकर तैयार हुई फिल्म श्री चैतन्य महाप्रभु। इस फिल्म के निर्माता विजय भट्ट ने अखबारों में ऐड देकर, विज्ञापन देकर लोगों से पूछा कि भाई आप ही सुझाव दें कि हीरोइन का नाम क्या होना चाहिए। लोगों ने सुझाव दिए, वोटिंग हुई और जिस नाम को सबसे ज्यादा वोट मिले वो नाम था अमिता। दोस्तों, कमर सुल्ताना नाम की वो बच्ची आगे चलकर अमिता नाम से मशहूर हुई। वापस आकर बताऊंगा उस लेखक के बारे में जिसे स्वतंत्रता सेनानियों पर नॉवेल लिखने के जुर्म में नौकरी से निकाल दिया गया।
उसने तब ये कौल लिया था, प्रण लिया था कि जिस लेखन के कारण उसकी नौकरी गई है वो उसी में नाम कमा के बताएगा। कौन था ये? जानने के लिए सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। हम बात कर रहे थे उस सरकारी क्लर्क की जिसका उसने एक उपन्यास लिखा था फ्रीडम फाइटर्स पर। ये गोरों की हुकूमत को, अंग्रेजों को इतना खटक गया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया और उसने प्रण कर लिया कि जिस लेखन से, राइटिंग की वजह से मेरी नौकरी गई है, मैं उस राइटिंग को छोड़ूंगा नहीं, मैं बन जाऊंगा लेखनी का जादूगर और इसी राइटिंग के अंदर अपना नाम कमा के बताऊंगा। वो थे मशहूर पटकथाकार दादा नवेंदु घोष। नवेंदु घोष पटना के आईजी ऑफिस में क्लर्क थे। लिखने का शौक था और भारत की आजादी की जंग में जो लोग लड़ रहे थे उन लोगों के प्रति थी अगाध श्रद्धा। उन्होंने इन फ्रीडम फाइटर्स के बलिदान से प्रेरित होकर एक नॉवेल लिखा, डाक दिए जाई। ये नॉवेल पब्लिश हुआ, मार्केट में आया और हाथों हाथ बिक गया, बहुत पॉपुलर हो गया, बहुत चर्चा में आ गया ये नॉवेल। लेकिन सरकार गोरों की थी, विदेशियों की थी, फिरंगियों की थी। जाहिर है कि एक मामूली से क्लर्क की ये हरकत उन्हें बर्दाश्त कब होनी थी। तो अंग्रेजी अफसरों ने दादा नवेंदु घोष को इतना परेशान किया कि उन्हें मजबूरन नौकरी छोड़ देनी पड़ी। हालात ये गोरे, ये ब्रिटिशर्स जो थे इस तरह के रच देते थे कि आदमी के सामने कोई चारा नहीं बचता था। नौकरी चली गई। कुछ दिनों के बाद नवेंदु घोष को मिलिट्री अकाउंट्स विभाग में एक टेम्पररी नौकरी मिल गई। लेकिन वहां भी जैसे ही उस डिपार्टमेंट में पता चला कि ये नवेंदु घोष डाक दिए जाए जैसे खतरनाक उपन्यास के लेखक हैं, तो गोरे अफसरों ने, गोरी सरकार ने उन्हें परमानेंट करने से मना कर दिया कि आप कैजुअल हैं, टेम्पररी हैं, वैसे ही रहेंगे। ये 2 झटके जो लगातार मिले, उससे नवेंदु घोष ने ठान लिया कि पेट पे लात पड़ी है ऐसा नॉवेल लिखने के कारण, साहित्य की रचना करने के कारण, लेखन कार्य करने के कारण, तो हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो इसी को ही वो अपनी रोजी रोटी बनाएंगे, प्रोफेशन बनाएंगे। और हुआ भी यही। आगे चलकर इन्हीं नवेंदु घोष ने बंगाल के एक अहम साहित्यकार के रूप में अपनी पहचान बनाई। हिंदी सिनेमा के बेहतरीन स्क्रीन प्ले राइटर के रूप में भी खूब नाम कमाया। लेखक नवेंदु घोष ने जो फिल्में लिखी हैं उनके नाम बताने जा रहा हूं आपको। दादा बिमल रॉय की मां, बिराज बहू, याद कीजिए दिलीप कुमार की यहूदी, दिलीप कुमार की देवदास, सुजाता, बंदरी, और इसके अलावा आर पार, मंजली दीदी, इंसान जाग उठा, तीसरी कसम, लोफर, प्रतिज्ञा, गंगा की सौगंध, अभिमान और न जाने कितनी झील के उस पार। तकरीबन 60 फिल्में लिखी हैं। किसे नहीं मालूम है लता मंगेशकर का गाया हुआ ये गीत, है मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। लेकिन मेरे मेहरबान दोस्तों, ये गीत पहले उनकी छोटी बहन आशा भोसले गाने वाली थी। मगर क्या हालात थे और क्या हो गया कि ये गीत आ गया लता जी की झोली में, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। लता जी ने गाया ऐ मेरे वतन के लोगों। ये गीत और भी ज्यादा इसलिए मशहूर है कि तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री अपने भावनाओं को, जज्बात को रोक नहीं पाए और उनकी आंखें छलक पड़ी थी। मगर ये गीत लता जी से पहले ऑफर किया गया था आशा भोसले को। तो फिर क्या हुआ? ये बात है 26 जनवरी 1963 की। रामलीला मैदान दिल्ली में एक फंक्शन रखा गया था और इसके लिए नौशाद जी, शंकर जयकिशन
और मदन मोहन जी को उनके सॉन्ग्स के साथ परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया। इस लिस्ट में एक और नाम भी था, सी रामचंद्र का। मगर अन्ना साहेब सी रामचंद्र या चितलकर साहब के पास इस खास मौके के लिए कोई गाना, गीत, कंपोजिशन तैयार नहीं थी। उन्होंने ताबड़तोड़, जिसे कहते हैं फौरन, प्रदीप जी को कहा कि भाई देशभक्ति का एक गाना, शहीदों की कुर्बानी को चित्रण करने वाला एक गाना लिख डालिए। प्रदीप जी ने गीत लिखा और गीत के आप ताज्जुब करेंगे, 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 अंतरे, 100 स्टैंजास लिख डाले। और 15 दिनों की सिटिंग के बाद 5-6 अंतरे फाइनल कर लिए गए। सी रामचंद्र और लता मंगेशकर चूंकि उन दोनों साथ काम नहीं कर रहे थे, तो ग्रेट सी रामचंद्र ने आशा जी से इस सॉन्ग को गवाने का निर्णय लिया। मगर एक दिन प्रदीप जी ने रामचंद्र को फोन पर बताया कि भाई तुम्हारी और लता मंगेशकर की अनबन है, लेकिन मैंने जब लता मंगेशकर से बात की तो लता इस गीत को गाने के लिए तैयार है। अब एक तरफ रामचंद्र जी का फैसला, सी रामचंद्र जी का फैसला, और दूसरी तरफ ये ऑफर, कंसेंट के लता जी गाने को तैयार हैं। ऐसी हालात में सी रामचंद्र ने सोचा कि मैं ये गीत दोनों से साथ गवाऊंगा। गौर से सुनिएगा। अब फंक्शन से 3 दिन पहले 23 जनवरी को आशा जी और लता जी दोनों पहुंच गईं सी रामचंद्र के यहां। और इससे पहले कि दोनों रिहर्सल शुरू करती, लता जी ने आशा जी से कहा, आशा तुम रामचंद्र को क्यों नहीं बताती कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं और तुम दिल्ली नहीं जा सकती। लता जी के ऐसा कहने पर आशा भोसले जी ने रामचंद्र को बाहर बुलाया और इस गाने को गाने के लिए मना कर दिया। सी रामचंद्र जी समझ नहीं पाए, असमंजस में थे। आशा से कहा, तुम जानती हो असल में मैं ये गीत तुमसे ही गवाना चाहता था। लता तो बाद में आई, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, कैसे पीछे हट सकती हो। मगर आशा नहीं मानी और वहां से बिना कोई कन्विंसिंग जवाब दिए चली गई। सी रामचंद्र को बुरा तो बहुत लगा। उन्हें पता था कि आशा अब मानेगी नहीं, मगर एक सवाल मन में बना रहा, आखिर आशा इस गीत को गाने के लिए क्यों राजी नहीं हुई। सी रामचंद्र के दिमाग में यह ख्याल, यह सवाल हमेशा कचोटता रहा कि आशा ने लास्ट मोमेंट पे गाना गाने से क्यों मना कर दिया। ऐसा क्यों हुआ, यह बात सी रामचंद्र कभी भी नहीं जान पाए। मगर इस घटना ने इस गीत को लता जी की झोली में लाके रख दिया। और जो कहते हैं कि रेस्ट इज हिस्ट्री, नेहरू जी रो पड़े थे। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि पब्लिक में देश के प्रति भावुक होके आंसू बह जाना, देश के प्रति भावुक होके, ये किसी सच्ची आत्मा की निशानी होती है। अब बात करेंगे गुरुदत्त, ग्रेट गुरुदत्त के फिल्म डायरेक्टर बनने के सफर की। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। ग्रेट लेजेंड फिल्म मेकर, एक्टर गुरुदत्त का जन्म 9 जुलाई 1925 को बेंगलोर में हुआ था, सारस्वत ब्राह्मण परिवार में। इनको पढ़ाई का खास शौक नहीं था, पढ़ाई छोड़ दी, कभी कॉलेज नहीं गए, मगर बचपन से ही डांस में बड़ी रुचि थी। सारस्वत समाज के जो फंक्शंस हुआ करते थे उसमें परफॉर्म कर लिया करते थे। उनके शौकिया तौर पर किए डांस के चलते उन्हें एक फंक्शन में 5-7 रुपए भी इनाम में मिल जाया करते थे। इसी डांस के शौक के चलते उन्होंने 1941 में 75 रुपए ईयरली स्कॉलरशिप पर 5 सालों के लिए ग्रेट उदय शंकर के ट्रुप को ज्वाइन कर लिया, परफॉर्मिंग आर्ट्स ट्रुप को। ये अल्मोड़ा में बेस हुआ करता था, जो अब उत्तराखंड में है। यहीं पर उन्होंने डांस की ट्रेनिंग ली, ड्रामे की ट्रेनिंग ली, म्यूजिक सीखा।
1944 तक यहां स्टडी करने के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आखिरी लेग में इस इंस्टीट्यूट को बंद करना पड़ा। इसके बाद गुरु साहब को पुणे के प्रभात फिल्म कंपनी में 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी मिल गई। गुरु ने इसी साल एक फिल्म में एक रोल भी किया। यह रोल था श्री कृष्ण का। फिल्म का नाम था चांद। इसके बाद उन्होंने डायरेक्टर विश्राम बेडेकर की फिल्म लखा रानी में भी काम किया एज एन असिस्टेंट। साथ साथ एडिटिंग भी करना शुरू कर दिया। गुरुदत्त ने सन 1946 में डायरेक्टर पीएल संतोषी के साथ काम किया एज एन असिस्टेंट। फिल्म का नाम हम एक हैं, और साथ ही इस फिल्म में कोरियोग्राफर के रूप में भी हाथ साफ किए। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात हुई देव आनंद से। ये मुलाकात बढ़ती गई और दोनों बहुत जल्दी बहुत गहरे दोस्त बन गए, और दोनों ने यह वादा किया कि फ्यूचर में एक दूसरे के साथ काम जरूर करेंगे। जल्दी ही प्रभात के साथ गुरु का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। तब देवानंद ने अपने बैनर की पहली फिल्म फ्लॉप होने के बाद अपने दोस्त गुरुदत्त को अगली फिल्म के लिए हायर किया, और इस तरह गुरुदत्त ने डायरेक्शन की शुरुआत की फिल्म बाजी से। और उसके बाद तो कभी पीछे पलट कर देखा भी नहीं। गुरु ने जो मुकाम हासिल किया वो बड़े बड़ों को हासिल नहीं है। गुरुदत्त। वापस आकर बताऊंगा प्रेमनाथ जी के बारे में, जो फिल्म इंडस्ट्री के बुरे दौर से गुजर रहे कलाकारों की हर संभव मदद किया करते थे। उनकी नेक दिली का एक किस्सा आपके साथ शेयर करूंगा बस थोड़ी ही देर में। सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। फिल्म इंडस्ट्री बड़ी अनसर्टन इंडस्ट्री है। यहां चमकता सितारा कब गुल हो जाए, कब गुमनामी के अंधेरों में खो जाए, कोई नहीं जानता। अनप्रेडिक्टेबल है, और ऐसे ही बहुत कम सुनने में आता है कि किसी ने आगे चलकर आर्थिक मदद की हो। ऐसा ही कुछ हुआ अपने जमाने की मशहूर डांसर कुक्कू के साथ, जिनको अपने आखिरी दिन मुफलिसी और गुमनामी में गुजारने पड़े। मगर एक एक्टर ऐसा था जो फिल्म इंडस्ट्री में बुरे दौर से गुजर रहे कलाकारों की हर संभव मदद किया करता था, और इस शख्स का नाम प्रेमनाथ। एक समय था जब फिल्मों में कैबरे डांस की बात होती तो सिर्फ एक नाम जहन में आता था, और वो नाम था कुक्कू। 1944 से फिल्मों में डेब्यू करने वाली कुक्कू रातों रात स्टार बन गई थी, और अगले 5 सालों में कुक्कू ने काम किया होगा तकरीबन 48-49 फिल्मों में। ये कुक्कू ही थी जिन्होंने डांसर हेलन को मात्र 13 साल की उम्र में फिल्मों में डांसर के रूप में काम दिलाया था, ग्रुप डांस। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब माली हालत, आर्थिक परिस्थितियां बिगड़ गईं और घर चलाना मुश्किल हो गया। लेकिन स्वाभिमान इतना था कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, किसी से मदद नहीं मांगी, और कोई मदद देने आया भी नहीं। जब प्रेमनाथ जी को कुक्कू की इस हालत के बारे में पता चला तो सारे काम छोड़कर वो तत्काल उनसे मिलने पहुंच गए कुक्कू जी के घर। वहां पहुंचकर उन्हें यह समझ आया कि स्वाभिमानी कुक्कू पैसों की मदद नहीं लेगी, अब कैसे मदद किया जाए। तो उन्होंने एक दूसरा तरीका सोच निकाला, और कुछ समय के बाद उनके नाम एक टैक्सी खरीदकर चाबी उनके हवाले कर दी। ये टैक्सी अब आपकी है कुक्कू, आप इसे किराए पे चलवा सकती हैं, जिस वजह से आपका घर भी चल जाएगा। कुक्कू के लाख मना करने के बावजूद प्रेमनाथ अपनी बात पे अड़े रहे, और आखिर में कुक्कू को ये टैक्सी की चाबी और टैक्सी स्वीकार करनी पड़ी। इसके अलावा भी बहुत सारे इंसिडेंट हैं प्रेमनाथ जी की सेवा भाव के। हर तरह से, हर रूप में उन्होंने मदद की है गर्दिश के दौर से गुजर रहे कलाकारों की। और प्रोग्राम के इस पड़ाव में मैं वापस आकर फोन करूंगा मुंबई के श्री अरुण संघवी को। वो क्या जानना चाहते हैं, सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।
92.7 बिग FM पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। और प्रोग्राम के इस पड़ाव में मैं फोन मिलाऊंगा मुंबई के श्री अरुण संघवी को। वो क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार अनु जी, मैं अरुण संघवी बालकेश्वर से बोल रहा हूँ। मैं आपका शो रेगुलरली सुनता हूँ और मैं काफी आपका शो का इंतजार करता हूँ। मुझे एक क्वेरी है माइंड में कि ये जो हिंदी फिल्म के अंदर आपने इंग्लिश गानों से छुड़ाए हुए ट्यून और उस वर्डिंग्स ये सब बहुत ही ज्यादा हो रहा है, तो ये बात अच्छी है और सही है? प्लीज बताइए। मैं ये कहूंगा अरुण भाई कि ये चलन सिर्फ आज ही नहीं है, चोरी तो 50-70 साल से कर ही रहे हैं और उसमें हम बहुत मास्टर हो चुके हैं। आप समझे ना? सही बात है। हमारे लोगों ने, हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने आज से नहीं बहुत पहले से चोरियां करनी शुरू कर दी हैं। जी। और उसके बाद जो चोरियां करते हैं उनको ही बड़े बड़े अवार्ड दिए जाते हैं। जी। अरुण भाई, आपसे बात करने में बहुत आनंद आया। इसी तरह से हमारे प्रोग्राम से आप जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू जी। थैंक यू। गुड बाय। तो ये प्रश्न पूछा था अरुण संघवी जी ने मुंबई शहर से, और हमने हमारी जानकारी के हिसाब से, जो हमारी समझ है उस हिसाब से उन्हें जवाब दिया। अगर आप भी हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ नोट डाउन नंबर 5545455454। उस पर लिखिए बिग, उसके बाद स्पेस और फिर अपना मैसेज या सवाल। आपका SMS सेलेक्ट हो जाएगा और हम स्टूडियो से फ़ोन मिलाएंगे, आपसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्न का उत्तर दे सकें। प्रार्थनाओं में याद रखें। जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।